You all are welcome to our YouTube study channel ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी अनुसंधान अभियोग्यता, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में आने वाली सेकेंड यूनिट है। तो आज चलिए जानते हैं कंसेप्ट के बारे में रिसर्च की और डेफिनेशन के बारे में। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज एट अ रैपिड स्पीड। रिसर्च का काम होता है नॉलेज को बढ़ाना, और जो रिसर्च है उसी की वजह से हम आज वो नॉलेज बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं जिसको पहले इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता था, हजारों साल लग जाते थे। रिसर्च किसी भी फील्ड में, चाहे वो नेचुरल साइंस का फील्ड है, अप्लाइड साइंस का फील्ड है या सोशल साइंस का फील्ड है, हर फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए रिसर्च या अनुसंधान जरूरी है। रिसर्च हेल्प इन फाइंडिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चंस whose answers are not available in literature। रिसर्च हमें उन प्रश्नों के उत्तर जानने में सहायता करती है जिनके उत्तर अभी तक लिटरेचर में या हम तक अवेलेबल नहीं है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विच आर नॉट अवेलेबल येट। ना सिर्फ प्रश्नों के उत्तर जानने में, बल्कि कुछ ऐसे समस्याएं जिनके अभी सॉल्यूशन हमें नहीं पता है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजने में भी रिसर्च हेल्प करती है। जैसे किसी डिसीज के लिए कोई वैक्सीनेशन के बारे में। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ह्यूमन नॉलेज। ये मनुष्य के नॉलेज को बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो ये तो थे कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। अब हम बात करते हैं रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च दो वर्ड से बना है, री और सर्च से। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, दोबारा। और सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, यानी कि ढूंढना, राइट। तो इस तरह से रिसर्च का मतलब बन जाता है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी थ्योरी को फिर से फाइंड आउट करना। हेंस द वर्ड रिसर्च सजेस्ट टू फाइंड समथिंग अगेन एंड अगेन। इस तरह से रिसर्च किसी वस्तु, किसी भी थिंग के ऊपर दोबारा दोबारा सर्च करने से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स एंड ब्रांच ऑफ नॉलेज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कहना है कि जो रिसर्च है वो नॉलेज के किसी भी शाखा में, ज्ञान की किसी भी शाखा में किसी नए फैक्ट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए की गई केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है। दैट मीन्स रिसर्च क्या है, चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे सोशल साइंस है वो, चाहे अप्लाइड साइंस है या फिर ह्यूमन साइंस है, कोई भी विज्ञान है या कोई भी दूसरा अन्य फील्ड है रिसर्च के लिए, उसमें ज्ञान की वृद्धि के लिए किसी भी नए फैक्ट के ऊपर केयरफुल ढंग से की गई इन्वेस्टिगेशन को रिसर्च कहा गया है, राइट। अब हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च है वो क्या है। हेंस वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च इंक्वायरी करने की और इन्वेस्टिगेशन करने की एक प्रक्रिया है। इट इज सिस्टमेटिक एंड मैथेडिकल। रिसर्च क्या होती है, सिस्टमेटिक होती है और मैथेडिकल होती है। सिस्टमेटिक का क्या मतलब है, सिस्टमेटिक होता है रिसर्च को करने के लिए कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और उन स्टेप्स को एक के बाद एक फॉलो करना पड़ता है, उनको सिस्टमेटिक वे से यानी क्रमबद्ध वे से फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए ये सिस्टमेटिक होती है। और मैथेडिकल, रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए कई मेथड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे एम्पेरिकल मेथड है या सर्वे मेथड है। तो इस तरह से रिसर्च एक मैथेडिकल और सिस्टमेटिक क्वालिटी को रखती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज। ये मनुष्य की नॉलेज को बढ़ाने में सहायता करती है। रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक होती है। रिसर्च का जो नेचर है वो साइंटिफिक होता है, मतलब साइंटिफिक यानी ये वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करती है। दैट मीन्स इसका एक सेट प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग रिसर्च को फॉलो किया जाता है। अ रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च इज अनबायस्ड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा। साइंटिफिक रिसर्च कैसा होता है, अनबायस्ड, जिसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इस तरह का ये एक इवैल्यूएशन होता है
डाटाज के ऊपर किया गया। रिसर्च इंक्लूड्स मैनी स्टेप्स, रिसर्च में बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। एट ईच स्टेप रिसर्चर हैज़ टू फॉलो वेरियस मेथड, और हर स्टेप के ऊपर रिसर्चर को अलग अलग मेथड, अप्रोचेस या प्रोसीजर्स का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम स्टेप्स के बारे में स्टडी करेंगे। द रिसर्चर कैन हैव मैनी क्वेश्चन फॉर हिज रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है कि किस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए रिसर्च की जाए। तो एक रिसर्चर के पास कई प्रश्न हो सकते हैं रिसर्च करने के लिए। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन यंग जनरेशन, यंग जनरेशन पर ड्रग्स का क्या इफेक्ट है। ये सपोज करो कि एक क्वेश्चन है हमारे पास किस चीज़ के लिए, स्टडी करने के लिए, इसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है। या फिर व्हाट कैन बी द पॉसिबल काज ऑफ दिस डेवलपिंग हैबिट, यंग जनरेशन के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में ड्रग एडिक्शन की जो हैबिट है उसके उत्पन्न होने के क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, किस वजह से वो इस ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दीज यंग पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। हो सकता है कि एक रिसर्चर सारे क्वेश्चंस को ना लेकर सिर्फ एक क्वेश्चन पर रिसर्च करे कि जितने भी यंग पीपल हैं जो ड्रग्स के प्रति एडिक्टेड हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, कैसे पारिवारिक भूमिका है उनकी, या किस तरह के वो व्यावसायिक भूमिका रखते हैं, राइट। तो इस तरह से, या वो एक समृद्ध परिवार से ज़्यादा होते हैं इस तरह के लोग, या गरीब परिवार से ज़्यादा होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। या फिर इज देयर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है कि क्या इस प्रॉब्लम के कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, राइट। हैंस दिस लिस्ट कैन बी वेरी लॉन्ग। इस तरह से इन प्रश्नों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर, ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रश्नों को अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड करता है, कि क्या वो, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिए 4, क्या वो इन चारों को इंक्लूड करता है या इनमें से एक को इंक्लूड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर। अब रिसर्च की तो जाती है, लेकिन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हम जानेंगे, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों रिसर्च की जाती है। देखो, रिसर्च जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिसर्च हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज। पहला काम तो रिसर्च क्या करती है, नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी जगह से अध्ययन करते हैं, एंड इट हेल्प्स आवर नॉलेज। इसका मेन पर्पस होता है टू डिस्कवर द आंसर ऑफ एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस, जो प्रश्न विद्यमान हैं और जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं, या तो उन प्रश्नों के आंसर ढूंढना, या फिर अगर कुछ थियोरीज हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर मिल गए हैं तो उनके अंदर नई नॉलेज को ऐड करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, नई थियोरीज को प्रपाउंड करना, नई थियोरीज को फॉर्मुलेट करना रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो क्या है, टू गेट फैमिलराइज्ड विद अ थ्योरी, या तो एक थियोरी से क्या होना, फैमिलराइज होना, एक थियोरी के बारे में जानना अच्छे से, और टू डेवलप न्यू इंसाइट इनटू इट, और उसे जानकर उसके अंदर एक नई इंसाइट को डेवलप करना। ठीक है, उसके बारे में कुछ नया फॉर्मुलेट करना, ये भी रिसर्च का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेसाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो पहले से नॉलेज विद्यमान है उसका विश्लेषण करना, और उसके अंदर अगर हो सकता है तो कुछ नया ऐड करना या उसी को प्रूव करना। ठीक है, ये भी रिसर्च का उद्देश्य है। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑन प्रॉब्लम, या तीसरा उद्देश्य क्या है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है समाज के अंदर जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है, तो उस सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्वेस्टिगेट करना, उसके सॉल्यूशन को ढूंढना, ये भी रिसर्च का उद्देश्य है। नेक्स्ट है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, सेम हो गया कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। टू डिवाइज न्यू नॉलेज, ये भी हमने इसमें देखो स्टडी किया था कि किसी थियोरी को पढ़ना, उसमें नई इंसाइट को क्रिएट करना, यानी कि नई नॉलेज को डिवाइज करना, प्रतिपादित करना।
राइट। तो ये थे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, ह्यूमन नॉलेज को इंक्रीज करना, एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना। उसके बाद क्या है, थियोरीज की स्टडी करके उसके अंदर एक नई थियोरी को सम्मिलित करना या नए ज्ञान को सम्मिलित करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज का विश्लेषण करना, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर समाज के अंदर है तो उसके सॉल्यूशन की इन्वेस्टिगेशन करना, और किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और नॉलेज को बढ़ाना। ये सारे होते हैं रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब हम बात करते हैं रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब रिसर्च की विशेषताएं जो हैं बहुत सारी होती हैं, और ये रिसर्च की विशेषताएं जब हम रीड करते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी सारी विशेषताएं सेम है। देखो, वी कैन सी मैनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च की बहुत सारी विशेषताएं पढ़ सकते हैं, विच वी मे फील आर ओवरलैपिंग ईच अदर, जो हमें लगता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, मतलब सेम सी प्रतीत होती है, राइट। देखिए नेक्स्ट, पहली जो विशेषता है रिसर्च की वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी सिग्निफाइज अनबायसनेस। इसके अंदर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। जो रिसर्चर है वो जब रिसर्च करता है तो वो सारे मेथड्स को फॉलो करता है और कोशिश करता है कि इसमें वो किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करे। जैसे सपोज करो कि एक रिसर्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि 2 पोएट्स हैं, उन 2 पोएट्स में से एक बहुत पुराना फेमस पोएट है और एक बहुत नया और अनफेमस पोएट है जिसकी कोई पहचान नहीं है, उनमें से किसका लिखने का ढंग अच्छा है, राइट। तो जब वो इस तरह की रिसर्च क्रिएट करता है तो अगर वो बस मेथड्स को फॉलो करे और बिना किसी भेदभाव के रिसर्च का रिजल्ट दे तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन अगर वो कहे कि 100 में से 90% पीपल तो इसको लाइक कर रहे हैं तो मुझे भी क्या करना चाहिए, वो इस लाइकनेस से प्रभावित हो जाए, लोगों की पसंद से प्रभावित हो जाए, तो वहाँ पर बायसनेस आ जाता है, भेदभाव आ जाता है। तो इसीलिए एक रिसर्चर को इस भेदभाव से बचना चाहिए ताकि उसकी जो रिसर्च है वो वैलिड बन जाए, वैध बन जाए, राइट। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिसर्च से भेदभाव को समाप्त करती है, राइट। रिसर्चर यूजुअली एक रिसर्चर क्या करता है, आमतौर पर अटमोस्ट केयर का प्रयोग करता है, बहुत सारी सावधानी बरतता है जब वो अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स देता है। और इन रिसर्च के जो रिजल्ट्स देता है वो इन रिसर्च के रिजल्ट्स को कोशिश करता है वो कि अपनी प्रेजेंस से, अपने बिहेवियर से, एटीट्यूड से या किसी अन्य की प्रेजेंस, बिहेवियर या एटीट्यूड से प्रभावित ना होने दे। इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये रिसर्च की सबसे बड़ी विशेषता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होता है, एक तो होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, लेकिन इसे हम प्रामाणिकता भी कहते हैं, राइट। रिलायबिलिटी यानी प्रामाणिकता। रिलायबिलिटी को वेरीफायबिलिटी भी कहा जाता है। रिलायबिलिटी को वेरीफायबिलिटी भी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इट डिनोट्स कंसिस्टेंसी। ये रिजल्ट्स के अंदर स्थिरता को सुनिश्चित करती है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं उसी रिसर्च को जितनी बार भी किया जाए, मान लो एक बार किया गया तो उसका रिजल्ट जो भी आया, फिर सेकंड बार किया गया तो रिजल्ट सेम आया, थर्ड बार किया गया तो सेम आया, तो इस तरह से वो वेरीफाई हो गई कि इस बार भी यही रिजल्ट था, इस बार भी यही था, इस बार भी यही था। दैट मीन्स रिजल्ट क्या है, रिलायबल है, प्रामाणिक रिजल्ट है, विश्वसनीय रिजल्ट है। तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। इट डिनोट्स कंसिस्टेंसी। ये रिजल्ट्स के अंदर स्थिरता को शो करती है। फोकस ऑन सेम रिजल्ट, इसका फोकस होता है कि रिजल्ट्स सेम ही आए अगर हम सेम पॉपुलेशन के ऊपर, सेम सैंपल के ऊपर या सेम पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन टीनेजर्स। मान लो हमने ले लिया कि एक टीनेजर्स का ग्रुप है, वो जंक फूड खाता है तो उसके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि जो टीनेजर्स हैं वो जब जंक फूड खाते हैं तो लेजी हो जाते हैं, ओबेस हो जाते हैं, यानी मोटे हो जाते हैं। ठीक है, एक ग्रुप पे हमने स्टडी कर ली। अब दूसरा टीनेजर्स का ग्रुप लिया, उसमें भी लेजीनेस और ओबेसिटी आ गई, तो सेम आ गई रिजल्ट। अगर वो रिजल्ट सेम आते हैं
2 बार 3 बार 4 बार करने पर, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ रिलायबिलिटी है, राइट। तो इस तरह से 2 फीचर। नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता, राइट। वैधता यानी कि कोई चीज़ वैलिड कब होती है, जब उसके अंदर सारे सेट रूल्स को फॉलो किया जाए, यानी कि वैलिडिटी स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर्स एंड टेस्ट एक्सेट्रा। वैलिडिटी का मतलब है दिए गए प्रोसीजर्स को और टेस्ट को सही ढंग से फॉलो करना। इट सेज दैट रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम सिस्टमेटिक एरर। वैलिडिटी का मतलब है कि कोई भी रिसर्च सिस्टमेटिक एरर से फ्री होनी चाहिए। अब सिस्टमेटिक एरर क्या है, जो सेट रूल्स दिए गए हैं कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए ये रूल्स फॉलो करने हैं या ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इन स्टेप्स को सही ढंग से और सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करना जरूरी है। इस तरह से सिस्टमेटिक एरर से बचा जा सकता है। इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। ये प्रामाणिकता से या रिलायबिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये प्रामाणिकता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि सारे स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करने के बाद जो भी रिजल्ट आए वो ज़्यादा एक्यूरेट है, बजाय कि बार बार रिजल्ट्स को सेम दिखाए जाने के। सो वैलिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलायबिलिटी। वैलिडिटी को हम कैसे जांच सकते हैं? इट आंसर्स द क्वेश्चंस आर वी मेजरिंग व्हाट वी वांट टू मेजर। अगर मान लो हम एक प्रश्न खुद से करके देखें, क्या हम उस चीज की जांच कर रहे हैं जो हम जांच करना चाहते हैं, और उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जिन रूल्स के द्वारा, जिन प्रोसीजर्स के द्वारा इसे जांचा जा सकता है। अगर हाँ, तो रिसर्च क्या है? वैलिड है, राइट। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्रेडिबिलिटी भी रिलायबिलिटी की तरह से ही है या वैलिडिटी की तरह से ही है, जिसे हम विश्वसनीयता कहते हैं। वैलिडिटी में प्रामाणिकता आ जाती है कि अगर हम एक रिसर्च को बार बार करते हैं और सेम रिजल्ट आता है तो वो प्रामाणिक हो जाता है, वो प्रूव हो जाता है। इस तरह से वो रिलायबिलिटी बन जाती है। लेकिन अगर मान लो हमें क्रेडिबिलिटी को सर्च करना है, तो क्रेडिबिलिटी क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स एंड प्रोसीजर। क्रेडिबिलिटी क्या है कि हम किस चीज के ऊपर निर्भर है रिसर्च के लिए, राइट। दैट मीन्स कि अगर मान लो जब हम रिसर्च कर रहे हैं, एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है? रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करते टाइम उसके पास आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, डाटाज के कलेक्शन के लिए 2 सोर्सेज है। इट मे बी प्राइमरी सोर्स और इट मे बी सेकेंडरी सोर्स। अब डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी सोर्स लेता है या सेकेंडरी सोर्स लेता है। लेगा तो उन्हीं में से जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, राइट। अगर वो प्राइमरी सोर्स लेता है, प्राइमरी सोर्स में क्या आता है? जिस व्यक्ति पर, मान लो किसी व्यक्ति पर रिसर्च की जा रही है, तो उससे सीधा इंटरव्यू, उसका सीधा जो साक्षात्कार है वो उसके प्राइमरी डाटाज के अंदर आता है। लेकिन अगर सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हम क्या करते हैं कि जो पब्लिश्ड इंटरव्यू है वहीं से डाटाज को कलेक्ट कर लेते हैं या नेट से रिसर्च कर लेते हैं, तो वो आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स के अंदर। तो इस तरह से अगर हम प्राइमरी सोर्स को लेते हैं, वो क्रेडिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। और अगर प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तब हम सेकेंडरी सोर्स को लेते हैं। और किस तरह के सेकेंडरी सोर्स को ले रहे हैं वो भी हमारी क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। हेंस सेकेंडरी डाटा एंड प्राइमरी डाटा बिकम्स अ चॉइस है। इसके अंदर सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा 2 चॉइस बन जाती है, लेकिन प्राइमरी डाटा से क्रेडिबिलिटी ज़्यादा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है सटीकता, राइट। इट इज रिलेटेड टू रिसर्च टूल। जो ये सटीकता है, ये रिसर्च टूल से रिलेटेड होती है। सटीकता मतलब कि अगर हम जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या उस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए जो टूल्स हम ले रहे हैं वो उसके उपयुक्त हैं, ये सुनिश्चित करती है एक्यूरेसी। जैसे मान लो कि हमें रिसर्च करनी है कि एक गिवन एरिया के अंदर क्राइम कितना है, क्राइम की दर क्या है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? सर्वे मेथड को यूज करेंगे,
राइट। तो ये जो सर्वे मेथड है, क्या ये सही टूल है इस तरह की रिसर्च करने के लिए? राइट। दैट मीन्स, दोबारा देखो, अगर रिसर्च की जाती है कि एक गिवन एरिया के अंदर, मान लो कोई भी एरिया ले लिया, उसके अंदर क्राइम की दर क्या है, और इस क्राइम के दर को जानने के लिए हम सर्वे मेथड यूज करते हैं। तो क्या हम ये जो सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं ये सही टूल है? अगर हाँ, तो ये क्या है, एक्यूरेसी को सुनिश्चित करता है। हेंस चूजिंग द बेस्ट कलेक्शन टूल विल एंश्योर एक्यूरेसी इन द रिसर्च। अगर हम डाटा कलेक्ट करने के लिए सही टूल का, सही मेथड का प्रयोग कर लेते हैं, तो वहां पर एक्यूरेसी रिसर्च के अंदर आ जाती है। तो एक्यूरेसी भी क्या है, रिसर्च की एक विशेषता है। जिस रिसर्च में एक्यूरेसी है वो रिसर्च वैलिड है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब क्या है? अगर आपने, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि किसी एरिया के अंदर हम क्राइम रेट को चेक करना चाहते हैं कि कितनी क्राइम रेट है वहां पर। अब हम वहां एक सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं। अब ये सर्वे मेथड हमने सपोज करो 1000 पीपल पे अप्लाई कर दिया। अब 1000 पीपल पे अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम बाकी सारी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं कि हाँ, अगर मान लो किसी गिवन एरिया के, सपोज दिल्ली है, दिल्ली के इस एरिया के अंदर 1000 लोगों ने ये रिपोर्ट दी है, तो बाकी लोगों का भी यही मानना है। तो इस तरह से उसका हमने सामान्यीकरण कर दिया। तो यहाँ क्या है, जनरलाइजेशन भी एक अन्य कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च की। इट टेल्स अस दैट whether the finding can be applied to the whole population of the group। जनरलाइजेशन से हमें पता चलता है कि जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं, वो क्या बाकी पूरी जनसंख्या के ऊपर लागू की जा सकती है या नहीं। अगर लागू की जा सकती है तो वो जनरलाइजेशन है, नहीं की जा सकती तो वो नॉन जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट है इम्पीरिकल। रिसर्च की एक विशेषता है इम्पीरिकल। इम्पीरिकल मतलब अनुभव के आधार पर, अनुभवजन्य। राइट। रिसर्च का अनुभव के आधार पर भी होना जरूरी है। बेस्ड ऑन रियल एक्सपीरियंसेस। कभी कभी जो रिसर्च है वो रियल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर या ऑब्जर्वेशंस पर बेस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि रिसर्च कैसी है, इम्पीरिकल रिसर्च है। इसके बाद है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक को हम पहले भी कर चुके हैं कि जो रिसर्च है उसका सिस्टेमेटिक होना जरूरी है। सिस्टेमेटिक होना मतलब जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं रिसर्च के लिए, जैसे रिसर्च का पहला स्टेप क्या है, समस्या की खोज करना। ठीक है, समस्या की खोज करने के बाद हम क्या करते हैं, प्राकल्पना तैयार करना, मान लो। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर रिजल्ट का सिंथेसाइजेशन करते हैं। तो इन स्टेप्स को एक 1 बाय 1 फॉलो करना, ये क्या होगा कि स्टेप्स को हम क्रमबद्ध ढंग से फॉलो कर रहे हैं। अगर स्टेप्स को इस तरह से फॉलो किया जा रहा है तो वो क्या है, सिस्टेमेटिक रिसर्च है। और रिसर्च का सिस्टेमेटिक होना जरूरी है क्योंकि रिसर्च का एक डेफिनेट प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब चक्रीय। रिसर्च कैसी होती है, चक्रीय प्रवृत्ति की होती है। दैट मीन्स जब कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके पास एक क्वेश्चन होता है जिसका वो आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन है उसके पास, उसके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। अब जब वो इसके आंसर को फाइंड आउट करता है तो उस आंसर के फाइंड आउट करने से एक नया प्रश्न उत्पन्न होता है। उस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन एक नया प्रश्न वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो जो नया रिसर्चर है वो इस नए प्रश्न पर फिर से रिसर्च करता है। फिर जब वो रिसर्च करता है तो वहां से फिर एक नया क्वेश्चन आता है या फिर वही पुराना क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है, तो रिसर्च क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है या एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है और एक क्वेश्चन के साथ ही खत्म हो जाती है।